हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्या एग्जाम पॉइंटर। दोस्तों ये आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी टारगेटेड साइंस एनालिसिस बैच है और इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग करने वाले टेस्ट नंबर 4। और दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तब आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और यदि कुछ आप बताना चाहते हैं, कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों 2-3 लेक्चर मैंने इसमें जो है ये जो आपका साइंस एनालिसिस चल रहा है इसमें मैंने करा दिया है। और कुछ क्वेरी आ रही थी, कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि आप सामने बैठ के पढ़ा रहे हैं, इससे अच्छा आप साथ में कुछ और लिखते रहें। तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि इस तरीके से तो बहुत सारे फॉर्मेट चल रहे हैं, बहुत सारी कोचिंगें यूट्यूब पे पढ़ा रही हैं। आप बताओ 20 क्वेश्चन करने से क्या आपका सिलेक्शन होने वाला है? नहीं। क्या आप कितना आप पढ़ लेते हो ये मायने नहीं रखता है, आपको एग्जामिनेशन हॉल में कितना याद रहता है ये मायने रखता है। ठीक है, पढ़ना ही नहीं बल्कि आपको रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना। और मैं ये भी बता रहा हूँ कि मेरे पढ़ाने से काम आपका नहीं होने वाला है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपको स्पीडी की बुक लेनी है। और पहला वीडियो जो मैंने स्ट्रेटजी बताया था वहां पे मैंने चर्चा किया था कि आपको साइंस की स्पीडी की बुक लेनी है और उसको 4-5 बार आप पढ़ते रहिए। यदि आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है बस पढ़िए, टिक लगाइए। आप आंसर बगल में दिया रहता है, उसको देखिए, टिक लगाइए, उसको देखिए, टिक लगाइए। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद जब दोबारा आप प्रैक्टिस 35 सेट है, ये पहले टेस्ट पेपर आप सॉल्व करिए, उससे पहले डिस्क्रिप्शन दिया है उस टेस्ट पेपर के बारे में, उसको आप पढ़िए, रीडिंग करिए, टेस्ट पेपर सॉल्व करिए। नहीं आ रहा है आंसर, आप बगल में देखिए, पेंसिल लीजिए, उससे छोटा सा टिक मारिए। ठीक है, ऐसे बढ़ते जाइए। 35 है, एक दिन में 5 का टारगेट आप बनाइए। ठीक है, 5 के हिसाब से 7 दिन लगेगा, हम कहते हैं 10 दिन लग जाए आपका। 10 दिन में आपने एक बार पढ़ लिया पूरा। फिर आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करते रहे, 5-6 बार एकदम रट डालिए। ठीक है। अब दूसरा चीज मैं आपको कैसे हेल्प करने वाला हूं, मैं तो ये तो कह नहीं रहा कि आपको पूरा मैं नए तरीके से जैसे सब चल रहे हैं। यदि दवा रोग जो मरीज है उसको दवा डॉक्टर मरीज के हिसाब से देने लगे तो आप बताओ क्या रोग का इलाज होगा? यदि मरीज कहता नहीं डॉक्टर साहब हमें कड़वी दवा मत दीजिए, मीठी वाली दे दीजिए, उसके हिसाब से चलने लगे तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप अपने अकॉर्डिंग सोच रहे हो, वो आपकी स्ट्रेटजी है। मैं जो स्ट्रेटजी सोच रहा हूँ वो मेरी स्ट्रेटजी है। मेरा जो अनुभव कहता है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उसके अनुसार मैं गाइड कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये जो सीरीज है ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी, ये तभी समझ में आएगी आपको जब आपके पास स्पीडी की बुक हो। ये सीरियसली आप जो है सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास बुक होना चाहिए। कोई ये एक्सक्यूज नहीं देगा कि मेरे पास बुक नहीं है। ठीक है, यदि बुक नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, कोई दूसरी तैयारी करिए। ठीक है, मतलब रेलवे को छोड़ दीजिए, कोई दूसरी तैयारी करिए, यूपीपी या समथिंग जो भी कर रहे हैं। यदि आप वास्तव में रेलवे क्रैक करना चाहते हैं तो आपके पास साइंस की स्पीडी की बुक होनी चाहिए, मैथ की बुक होनी चाहिए, रीजनिंग की प्रीवियस ईयर की बुक होनी चाहिए, एक लूसेंट की बुक होनी चाहिए। 4-5 किताबें आपके पास होनी चाहिए। और आप स्पीडी का ही कंबाइंड पूरा ले लेते हैं चारों सब्जेक्ट का, एक जैसे जीएस जीके का हो गया ना, स्पीडी का ही आता, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान हो गया, मैथमेटिक्स आता है, रीजनिंग आता है, उसमें 2018-19 प्रीवियस ईयर के पेपर का भी कलेक्शन है। तो आपके पास ये बुक होनी चाहिए। एक एक्स्ट्रा के लिए आप लूसेंट ले लीजिए या किरण पब्लिकेशन की आती है एनसीईआरटी बेस्ड, वो ले लीजिए आप। ठीक है, ये एक्स्ट्रा के लिए है। नेक्स्ट चीज और क्या रखना है आपको, करंट अफेयर्स के लिए तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये सब स्ट्रेटजी मैंने वहां पे बताया है। अब दूसरी चीज कि आपका जो सिलेक्शन होने वाला है वो 3 चीजों से होने वाला है। आपको साइंस खूब पढ़ना है। ये जो स्पीडी की साइंस है इसमें आपका साइंस और टेक वो भी आ जाएगा, अंतरिक्ष विज्ञान भी आ जाएगा, डिफेंस सेक्टर भी आ जाएगा, कंप्यूटर भी आ जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो रहेगा ही रहेगा, आपका कृषि विज्ञान भी आ जाएगा, स्टैटिक पोर्शन भी आ जाएगा, सौर मंडल भी आ जाएगा, सब तो आ जाएगा। स्टैटिक, करंट अफेयर्स और साइंस ये मिला के एक अहम रोल निभाने वाले हैं। और इसी स्टैटिक पोर्शन में जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये जो हिस्सा है ये इसी स्टैटिक में मैं करा दूंगा। ठीक है,
अब मैं करा दूंगा, आप मेरे भरोसे क्यों लेने कि मैं एक चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो बस आप वही पढ़े, आप पढ़ते जाए पढ़ते जाए। मैं ये सेशन जो शुरू किया हूं एनालिसिस का, रीजन क्या है, जैसे मान लीजिए आप खुद से पढ़ते, आप देखते टिक लगाते, कुछ इसमें टर्मिनोलॉजी ऐसे हैं शब्दावली जो आपको शायद ना समझ में आता हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्रोमोमीटर क्या है, मान लीजिए आज आता है कि प्रतिरोध क्या है, तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। मान लीजिए कोई टर्म आ जाता है चंद्रशेखर सीमा क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी मिलेंगे शायद उसका मतलब आपको ना समझ में आता हो, उसको कैसे हम ट्रिकी वे में तैयार कर सकते हैं या मैंने कैसे तैयार किया था उसको याद किया था और अभी तक वो मुझे याद है, रिवीजन करने से सारा चीज क्लियर हो जाता है। वही अप्रोच मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस सीरीज का मेरा यही उद्देश्य है। तो जितने भी दोस्त ये देख रहे हैं आप ट्रस्ट करिए, 90 दिन के लिए मैं मांग रहा हूँ, 90 दिन आप दीजिए, यही यूट्यूब रहेगा, मैं भी रहूंगा, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मेरा जो इस सेशन का उद्देश्य है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो बच्चे मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे वो आपको डराएंगे नहीं तो अपना पैकेज कैसे बेचेंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना कोई पैसा लगने वाला। मैं तो ड्यूटी करके आपको गाइड करने की, कुछ बच्चों का भला हो जाए इससे। और मेरा टारगेट है ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों को मिला के कम से कम 10 सिलेक्शन, ये मेरा खुद का टारगेट है। इससे अधिक हो सकते हैं लेकिन मिनिमम मुझे 10 सिलेक्शन दिलाना है। तो आप ये 10 बच्चे भी डेडिकेटेड होकर तैयारी करते हो तो मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो जिसको जिसको भी सिलेक्शन लेना है वो काम करो, जो जो बोल रहा हूँ 3 महीने आंख बंद करके करो या मरो के रूप में मेहनत कर डाले, ठीक है। दूसरी चीज कि केवल इतना ही नहीं करना है, आप पढ़ते जाएं और जब यहाँ डिस्कशन होगा ना, एक बार नहीं कि ये तो हमको आता है, कोई बात नहीं, आता है बहुत अच्छी बात, रिवीजन तो करिए, बार बार एक बार ऑप्शन में मिलेगा, दूसरे तीसरे चौथे क्वेश्चन में फिर वही ऑप्शन दिया रहेगा, फिर मैं बताऊंगा, बार बार ऑप्शन में मिलेगा। आपका सोचो कितनी बार प्रैक्टिस होगा, आप 5-6 बार खुद से पढ़ोगे, ठीक है। जो टर्मिनोलॉजी आपको नहीं समझ में आ रहा उसको मैं समझा दूंगा, जब फिर पढ़ोगे आप बुक तो कितने अच्छे समझ में आएगा। एक बार ये 3500 आप सेट सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद 400-500 सेट दिया हुआ प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का, आप उसको जब उठाएंगे, जब उस पर हम लोग चर्चा करेंगे तो देखेंगे बहुत तेजी से और बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर रहेंगे, ठीक है। तो आपको खुद भी पढ़ना होगा, केवल इसी भरोसे नहीं रहना है, ठीक है। तो चलिए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ये वीडियो में अभी थोड़ा मैंने डिस्कस किया, और भी करेंगे। कुछ बच्चों का ये कन्फ्यूजन हो रहा था इस तरीके से, मैंने जानबूझ के सेशन इसीलिए शुरू किया है। इस सेशन को आपको पढ़ने के लिए आपके पास बुक आपके सामने होनी चाहिए। ये मैं चौथा टेस्ट करा रहा हूँ तो स्पीडी का आपका चौथा टेस्ट आपके सामने हो, मैं डिस्कस करूंगा। 40 मिनट देना है, आप 2-2.5 घंटे साइंस के लिए डेली निकालिए, 1-1.5 घंटे खुद के लिए, 40 मिनट आप शाम को हमको दीजिए, ठीक है। उसके बाद 10-20 मिनट और आप देखिए उसको, प्रैक्टिस आपका क्लियर, बहुत सारे टॉपिक वाइज दिए हुए हैं 3500, सब क्लियर हो जाएगा, ओके। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टेस्ट नंबर 4 पे। इस टेस्ट 4 पे किन मुद्दों पे हम लोग बात करने वाले हैं उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो आज का मुद्दा है इसमें बहुत कंफ्यूजिंग है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऊर्जा का जो कन्वर्जन है, मतलब ऊर्जा ना नष्ट होती है ना पैदा की जा सकती, वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है, ठीक। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है, ओके। दूसरी चीज तो आज ये पढ़ने वाले हैं। दूसरी चीज हम लोग दर्पण और लेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बहुत सारी चीजें बनती हैं, इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तीसरा चीज, कुछ ऐसे प्रमुख उपकरण है और उनके कार्य क्या हैं उसके बारे में। जैसे आपने सुना होगा रेन गेज। रेन गेज क्या करता है, जो वर्षा होती है, वर्षा को, बारिश को, वर्षा होने के बाद देखते हैं ना, बोलते हैं कि इतने मिलीमीटर वर्षा हुई, इसको कौन पता करता है, रेन गेज करता है, एक उपकरण है, उसके माध्यम से किया जाता है। कभी कभी आप देखते हो कि दूध में शुद्धता कितनी है, लैक्टोमीटर यूज किया जाता है, लैक्टोमीटर। तो इसी उपकरण और उनका काम क्या है, जैसे पूछ ले लैक्टोमीटर का काम क्या है, तो दूध की शुद्धता मापने के लिए। तो इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज हमारा 3 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। पहला ऊर्जा का रूपांतरण, दूसरा दर्पण, लेंस और इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे। एक चीज और इसमें करेंगे, कुछ उत्प्रेरक होते हैं, जैसे आप वनस्पति तेल से घी बनाने की जो विधि है उसमें निकिल चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, निकिल चूर्ण का, ठीक है। ये क्या होता है, धातु होता है निकिल, तो निकिल चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही उत्प्रेरक
और भी हैं, जैसे लोहा का किसमें किया जाता है, निकिल का किसमें किया जाता है, प्लेटिनम का किसमें किया जाता है। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे। चौथा टॉपिक हमारा रहेगा उपकरण और उपकरण के कार्य। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऊर्जा का रूपांतरण कैसे क्या होता है। ठीक है, तो ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता ना पैदा किया जा सकता, यह एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। यही है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक, अब विद्युत बल्ब है, जैसे बल्ब क्या होता है, उसमें बल्ब से क्या होता है, तो वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को बल्ब क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा को, लाइट रहती है ना, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश दे देता है ना, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। दूसरा उपकरण है विद्युत हीटर क्या करता है, ये भी विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है, उष्मा, ताप। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदलता है विद्युत हीटर जो होता है। लाउड स्पीकर क्या करता है, हम बोलते हैं तो वो विद्युत रूप में गया वहां पे, फिर बाहर निकलता ध्वनि, मतलब विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, ये ध्वनि तरंगों में बदल देता है। ठीक है, लाउड स्पीकर। चौथा उपकरण है विद्युत मोटर क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा, मोटर क्या करता है, काम करता है ना, पंखा है, जैसे पंखा वो मोटर क्या काम करता है, पंखे को घुमाता है। तो जो घुमाने या जो कार्य होता है उसको बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। तो जो विद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ओके, पांचवा हमारा है डायनमो मैंने आपको बताया था, जैसे जब पानी ऊपर से जो बांध बनाए जाते हैं, जो जल ऊर्जा होती है, जल विद्युत ऊर्जा, बांध बनाए जाते हैं, ऊपर से पानी गिरता है और डायनमो को घुमाता है। अब यदि घुमाना काम कर रहा है वो क्या हो गया, यांत्रिक ऊर्जा हो गया। और डायनमो के घूमने से यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत पैदा होती है, उस विद्युत को स्टोर किया जाता है। मतलब ये क्या करता है, जो डायनमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, छठा मोमबत्ती क्या करता है, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा। अच्छा, एक चीज और आता है, कुछ भौतिक परिवर्तन होता है, कुछ रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे बताएंगे जब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो भौतिक परिवर्तन वो होता है जब अवस्था में परिवर्तन तो हो जाता है किन्हीं परिस्थितियों से, लेकिन उन परिस्थितियों को हटा लेने पर वो अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है, उसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन वो है कि एक बार नया पदार्थ कोई बन गया, दोबारा फिर वापस नहीं आता। जैसे पानी है, पानी को आप ठंडा कर दो, ठीक, टेम्परेचर गिरा दो, तो पानी किस में बदल गया, बर्फ बन गया। पानी से क्या हो गया, नया चीज बन गया, बर्फ। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओ, आप जो टेम्परेचर घटाए तो वो बढ़ाओ, फिर क्या हो जाएगा, फिर पिघल के पानी बन गया। ये क्या है, ये है भौतिक परिवर्तन। लेकिन यदि दूध से आप दही बना दो, क्या फिर दही से दूध बना पाओगे, कहोगे नहीं बना पाएंगे। तो ये है रासायनिक परिवर्तन। अब दूसरी चीज, यदि मोम है, मोम को आप गर्म करते हो, जब जलाते हो मोमबत्ती को तो पिघलता है, पिघल जाता, गर्म होता पिघल जाता, ठंडा करोगे तो फिर सॉलिड मोम मिल जाएगा। तो ये तो भौतिक परिवर्तन भी होता है। और जो उसमें धागा लगा रहता है, जब वो जल जाता है तो क्या फिर से आप उसको धागा बना पाओगे, बोलोगे नहीं। तो जो मोमबत्ती को जलाते हैं तो वहां भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक परिवर्तन भी होता है। जंग जब लगता है, यदि लोहे में जंग लग गया तो जंग लगने से वजन बढ़ जाता है, आयरन ऑक्साइड बन जाता है, तो उसका जंग लगे लोहे पर का वजन बढ़ जाता है। और क्या फिर उसको हम सही करके फिर वही हमारा एकदम ओरिजिनल चमकता हुआ क्या वही लोहा मिलेगा, सेम ऐसे नहीं ना। तो ये रासायनिक परिवर्तन होता है, जंग लगना। दही बनना भी क्या रासायनिक परिवर्तन है। तो आप ये चीज भी जान गए, यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दी। एनालिसिस का यही बेनिफिट है कि बहुत सारी चीजें एक जगह मिलेगी, वहां मैं एनालिसिस कर दूंगा। अब आता है मोमबत्ती क्या करता है, रसायन होता है। तो ये रासायनिक ऊर्जा को एक तो प्रकाश भी देता है, पहली बात प्रकाश भी देता है, तो प्रकाश ऊर्जा, साथ ही साथ गर्मी भी देता है, उष्मा ऊर्जा। तो जो मोमबत्ती होता है वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा में बदल देता है। सातवां हम उपकरण बात करेंगे माइक्रोफोन आप जानते हो ना, ये क्या करता है, जब हम कोई चीज बोलते हैं, कोई चीज माइक्रोफोन जैसे ये बोल रहे हैं, ये इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, विद्युत के रूप में जा रहा है, तो ये ध्वनि ऊर्जा को किस में बदलता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, माइक्रोफोन।
और जो लाउड स्पीकर होता है वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को साउंड के रूप में देता है ना, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ठीक, तो माइक्रोफोन आप समझ गए होगे आई होप। ये माइक्रोफोन ही है ना, मैं बोल रहा हूं, इस ध्वनि को क्या कर रहा है, ये इस तार के माध्यम से इस मोबाइल तक पहुंचा रहा है। इसका मतलब क्या कर रहा है, इस ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे रहा है। ओके। सोलर सेल क्या होता है, सोलर सेल, ठीक, जो सोलर पैनल लगा होता है वो क्या करता है, सौर ऊर्जा को बैटरी में ले जाके संचित कर देता है ना, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो सौर ऊर्जा को किस में कर देता है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। विद्युत सेल क्या होता है, जो बैटरी होती है, बैटरी चार्ज होता है ना, तो वो भी क्या करता है, रासायनिक विद्युत सेल होता है ना बैटरी, वो क्या करता है, वो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक। सितार क्या होता है, सितार जो बजाते हैं या गिटार जो बजाते हैं या कोई भी उपकरण, वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को, हम काम करते हैं ना, देखो ऐसे करते हैं, वो काम होता है, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, ये ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो ये प्रमुख उपकरण थे, वो किसमें क्या बदलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप सोचो कि मैं ये बता दिया अब हमको आ जाना चाहिए, नहीं, ये मैंने बता दिया, अब आप यहाँ लिखा हुआ है उसको आप पढ़ेंगे। जब आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान भी आएगा कि मैंने इसका आपसे डिस्कशन किया है, तो वो लंबे समय तक आपको याद रहेगा। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दर्पण और लेंस पर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। तो आप दर्पण और लेंस के बारे में जानें। दो प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण होता है और एक जो है गोलीय दर्पण होता है। ठीक है, गोलीय मतलब आप समझ सकते हैं, उभरा हुआ या अंदर से, चाहे इस तरीके से हो मतलब इस तरीके से, ये देखिए अवतल है, झुका हुआ, और चाहे इस तरीके से हो, आपका क्या है, ये उत्तल है, उठा हुआ। ठीक है। तो ये उत्तल लेंस होता है, देखो बीच में मोटा होता है और किनारों पे क्या है, पतला है। उत्तल लेंस में उत्तल ऊपर उठा हुआ, और अव मतलब झुका हुआ ना, और अवतल लेंस में इस तरीके से बनता है, किनारों पर देखो मोटा और बीच में क्या होता है, पतला होता है। एक चीज ये पूछा जाता है प्रश्न। दूसरा चीज कि कुछ दृष्टि दोष होता है। कभी कभी आप देखते हो कि आपको दूर की वस्तु नहीं दिखती है और कभी कभी निकट की वस्तु नहीं दिखती है किसी किसी को। तो जब दूर की वस्तु नहीं दिखती है, जस्ट उल्टा बोला जाता है। ठीक है। यदि हम बोलेंगे निकट दृष्टि दोष, इसका मतलब है निकट वाला दिख रहा है, बोलते निकट दृष्टि दोष है। सुनने से लग रहा है जैसे निकट की वस्तु नहीं दिख रही है, दृष्टि दोष है, लेकिन निकट का दिखता है और दूर का नहीं दिखता है। दूर दृष्टि दोष का मतलब क्या हुआ कि दूर का दिख रहा है लेकिन निकट का नहीं दिख रहा है। रीजन क्या होता है, जब दूर की वस्तु हमें नहीं दिखती, छोटा रहता है, तो उसका प्रतिबिंब पहले बन जाता है, धुंधला दिखता है। तो यदि छोटी चीज है उसको हमें देखना तो क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। अब बड़ा करने के लिए हम लोग यूज करते हैं अवतल लेंस। अभी मैं बताऊंगा कैसे आप इसको याद करोगे। अवतल लेंस यूज करते हैं बड़ा करने के लिए। तो जाहिर सी बात है दूर की वस्तु को बड़ा करना है, मतलब निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस यूज करते हैं। ठीक। अब याद कैसे करोगे आप, पास आओ, मैं बोलूं पास आओ, बैठो और पढ़ो ना, तो पास आओ का मतलब क्या, निकट दृष्टि दोष में आओ अवतल लेंस यूज होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या यूज होता है, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो दूर की वस्तु होती वो नहीं दिखाई देती है। दूर कोई चीज होगा तो हमें छोटा दिखेगा, जो छोटा उसको स्पष्ट देखना, जाहिर सी बात है बड़ा करना। इसका मतलब अवतल लेंस क्या करता है, वस्तु को बड़ा दिखाता है। अब जहां जहां आपको लगेगा कि वस्तु को हमें बड़ा दिखाना है, तो जाहिर सी बात है वहां पे अवतल लेंस ही आप बोलोगे। ठीक है। अब एक चीज आपने पकड़ लिया, पास आओ से एक चीज आपने पकड़ लिया, दूसरे का आप समझ ही गए होगे। ठीक। अवतल का मतलब आप समझ गए, ये बड़ा दिखाएगा। अवतल क्या करता है, बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है। ठीक। एक हो गया लेंस और एक होता दर्पण होता है। जैसे समतल दर्पण, ये जो शीशा हम लोग देखते हैं चेहरा, वो समतल दर्पण हो गया। अब यहां पे प्रश्न क्या क्या बनता है कि निकट दृष्टि दोष में कैसा लेंस यूज होता है, तो आपका आंसर क्या हो गया, अवतल लेंस। आपका आंसर क्या हो गया, अवतल लेंस। ओके। उसके बाद
शायद वॉइस मेरी पहले आ जा रही थी और वहां पे गड़बड़ हो रहा था, इसलिए मैं रुक गया था। अब एक चीज आपको बस में एक चीज याद दिलाऊंगा, पास आओ मतलब पास मतलब निकट, दृष्टि दोष मतलब अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट वाला दिख रहा है, दूर वाला नहीं दिख रहा। दूर होगा कोई चीज तो छोटा नहीं दिखता है, उसको देखना तो बड़ा करना है, बड़ा करना मतलब अवतल लेंस। तो जाहिर सी बात है अवतल लेंस किसी भी चीज के प्रतिबिंब को बड़ा दिखाता है। बस इतनी चीज आप जान गए। दूसरी चीज, अब हम लोग बात करते हैं दर्पण पे। दर्पण क्या होता है? ये आपका उत्तल लेंस, एक तो समतल दर्पण हो गया, ठीक है। समतल दर्पण जो हमारे शीशा होता है ना, जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, वो समतल दर्पण है। समतल दर्पण में यदि हमें अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो कम से कम हमारी लंबाई का आधा शीशा होना चाहिए। एक प्रश्न पूछा भी गया है कि यदि किसी वस्तु के प्रतिबिंब को पूरा पूरा देखना है तो दर्पण की लंबाई कितनी रखनी पड़ेगी? तो वस्तु की जितनी लंबाई है उसकी आधी लंबाई रखनी पड़ेगी, ठीक है। मान लो 8 फीट लंबा कोई वस्तु है, उसको पूरा पूरा देखना है तो दर्पण कितना लंबा होना चाहिए? कम से कम 4 फीट का होना चाहिए, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। समतल दर्पण में कोई प्रतिबिंब जितना नजदीक होता है वो उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है, उतना ही उल्टा बनता है, ठीक है। यदि हम दर्पण की तरफ जितनी तेजी से बढ़ेंगे तो दर्पण में हमें उसकी स्पीड डबल दिखाई पड़ेगी। मतलब यदि हम 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दर्पण की तरफ बढ़े तो दर्पण में हमें 40 का स्पीड दिखेगा, ठीक है, डबल हो जाता है। तो ये चीज। दूसरा चीज, दर्पण में ये भी पूछा जाता है कि प्रतिबिंब कितने बन सकते हैं। आप बताओ, ये जो पूरा सर्किल होता है, ये गोला, ये कितने डिग्री का होता है? ये 360 अंश होता है। क्या होता है? ये पूरा एक चक्कर 360 अंश होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब इसको जितनी डिग्री का बोला जाए कि दो दर्पण को 40 डिग्री के उस पे रखा हुआ है, दो दर्पण को 40 डिग्री के उस पे रखा हो, कोई वस्तु रखा है, तो उसका कितना प्रतिबिंब बनेगा? तो आप बोलोगे 360 को 40 से भाग कर दो, तो आप बोलोगे 4 9 36, 9 बना, और 9 में से 1 घटा दो, कितना बनेगा? 8 प्रतिबिंब बनेगा इसका, ठीक है। कितना बनेगा? 8 प्रतिबिंब। यदि ये बोले कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 180 डिग्री पे रखे हुए हैं तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो 360 बटे 180, मतलब काटोगे 18 दूना 36, दो में से 1 घटाओ, कितना प्रतिबिंब बनेगा? केवल 1 प्रतिबिंब बनेगा, ओके। नेक्स्ट, यदि 90 डिग्री पे रखे हुए हैं दो शीशे, तब कितने बनेंगे? तब 3 प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। इसीलिए जब हम लोग शीशे के सामने जस्ट खड़े होते हैं तो मतलब दो शीशे रखे हुए हैं और जस्ट उसके बीच में हम लोग खड़े हों तो क्या होगा? आपका 180 डिग्री पे यदि खड़े हो तो 1 प्रतिबिंब बनेगा। यदि 60 डिग्री पे रखे हुए हैं और तब हम वहां जाके खड़े होते हैं तो 6 36, 6 में से 1 गया, 5 बचेगा। तो ये प्रतिबिंब भी निकालने के लिए आता है। ये समतल दर्पण के लिए है। अब बात आती है अवतल उत्तल दर्पण, आभासी, वास्तविक, छोटा बड़ा, इसकी बात होती है। एक चीज आपको मैं याद करने के लिए बता रहा हूं कि जो फोकस दूरी होती है, जो एग्जैक्ट जहां से वस्तु फोकस केंद्र, मतलब प्रकाश केंद्र या फोकस केंद्र जिसको बोलते हैं हम लोग, जो फोकस केंद्र होता है या फोकस दूरी जो होती है उसके और किसी के बीच में यदि कोई वस्तु रखा हुआ है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो हमेशा बड़ा बनेगा, और यदि उससे बाहर है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा, ठीक है। चाहे वो उत्तल लेंस हो अवतल लेंस हो, सभी के लिए बात है, ठीक है। दूसरी चीज कि जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण आप ऐसे होता है, अवतल दर्पण इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ऐसे झुका रहता है। यहां से प्रतिबिंब किरणें आती हैं, टकराती हैं, वापस ऐसे जाती हैं, फिर वापस आके फिर इस साइड बनता है, ठीक है। तो ये क्या है? इसका प्रतिबिंब है। यदि हम पर्दे पे लाना चाहें तो पीछे देखो आ जाएगा ना पर्दे पे। इसका मतलब इसका प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है, लेकिन क्या होता है? उल्टा होता है। यहां टकरा के फिर उधर जाता है। आभासी होता है, सॉरी, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। यहां से गया प्रतिबिंब पीछे बना, ये क्या हो गया? वास्तविक हो गया और उल्टा हो गया, ठीक। जो ये हो गया। दूसरी चीज, यदि हम
फोकस और ध्रुव के बीच में, जो ध्रुव होता है पोल, ठीक है, दर्पण का जो पोल होता है एकदम सेंटर पे रहता है, और फोकस जो है उसके बीच में यदि कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ही बनेगा। क्या होगा? दर्पण के पीछे बनेगा। ये हर कंडीशन में है, ठीक है। अब वास्तविक बन गया पीछे और उल्टा बन गया और छोटा बनेगा। प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक होगा। अवतल दर्पण की मैं बात कर रहा हूं, ये वाला जो इस तरीके से है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। लेकिन जब वस्तु फोकस होना चाहिए, और कोई भी हो, किसी के भी बीच में यदि वस्तु रखा लेकिन फोकस रहे वहां पे, तो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनेगा, बाकी हर कंडीशन में वो छोटा बनेगा। दूसरी चीज अवतल दर्पण हो गया, और इसी का हम लोग उत्तल लेंस कर दें। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस रहे तो सेम यही कंडीशन होती है। वहां भी क्या होगा? प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। वास्तविक, उल्टा और छोटा, ठीक है। नेक्स्ट, यदि उत्तल दर्पण रहेगा तो प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? काल्पनिक होगा, आगे बनेगा। कैसा होगा? काल्पनिक, आगे बनेगा। और सीधा, यदि काल्पनिक होगा तो सीधा बनेगा, काल्पनिक होगा और सीधा बनेगा, साथ ही साथ छोटा रहेगा, ठीक। तो अभी आगे जब चलेंगे तो वहां भी डिस्कस करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं प्रेरक के बारे में। प्रेरक के बारे में, जो लोहा होता है सबसे सस्ता प्रेजेंट टाइम में, क्या? लोहा, ठीक। और खाद, आप जानते हो ना, खेतों में खाद के लिए क्या होता है? अमोनिया यूज किया जाता है ना। अमोनिया नहीं यूज किया जाता है, नाइट्रोजन और ये सब यूज किया जाता है ना। तो आप इसे याद कर सकते हो कि अमोनिया बनाने की जो हैबर विधि है उसमें लोहे के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, ठीक। सोने से भी ज्यादा महंगा होता है प्लैटिनम, और प्लैटिनम का यूज किया जाता है H2SO4 बनाने के लिए, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए, ठीक है। इसी का जो कंसंट्रेट सांद्र H2SO4 होता है उसी को तेजाब बोलते हैं। तेजाब हम लोग यूज करते हैं ना, वो जब सांद्र H2SO4 होता है तो वो खतरनाक होता है, वो तेजाब है, ओके। इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, हर जगह यूज होता है H2SO4 का, और इसे ऑयल ऑफ विट्रॉल भी कहा जाता है। ऑयल ऑफ विट्रॉल ये आदिकाल से ही, मतलब बहुत पहले से, प्राचीन समय से इंडिया में यूज होता रहा। पहले ये हरा कशिश से बनाया जाता था, तो ये थोड़ा ऑयल टाइप का, जब पानी में इसको डालते थे तो ये हरा कशिश से जब बनाते थे तो ऑयल टाइप का हो जाता था, तो इसीलिए इसको ऑयल ऑफ विट्रॉल कहा जाता है, ठीक है। ऑयल ऑफ विट्रॉल, और सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं, ओके। और जब वर्षा होती है, अम्ल वर्षा बोलते हैं ना, अम्लीय वर्षा हो रही है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल ही रहता है उसमें, ठीक है, सल्फर की मात्रा रहती है, ओके। तीसरा आता है निकिल, जो वनस्पति तेल से घी बनाया जाता है। घी, वनस्पति तेल से घी बनाया जाता है, उसमें निकिल प्रेरक जो होता है, उत्प्रेरक, उसका प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेरक क्या होता है? जो किसी भी अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है या उसको उत्प्रेरित कर देता है किसी दूसरे चीज में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। क्यूप्रिक क्लोराइड एक आता है, ये क्लोरीन, क्यूप्रिक क्लोराइड, क्लोराइड से ही नाम से पता चल रहा है कि क्लोरीन बनाने की जो विधि थी, तो क्लोरीन बनाने के लिए क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक का यूज किया जाता है। इसके अलावा गर्म एल्यूमिना क्या होता है? एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए होता है एल्यूमिना, ठीक है। तो जो एल्यूमिना है गर्म, वो एल्कोहल से ईथर बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो जो एल्कोहल मतलब क्या? शराब से ईथर, पहले ईथर का यूज जो है एक सुखा के बेहोश करने के लिए यूज करते थे, लेकिन इसका दुरुपयोग मतलब दुष्प्रभाव देखा गया बॉडी पे, इसलिए इसको जो है मेडिकल क्षेत्र में क्या कर दिया गया, मतलब अब बेहोश करने के लिए इसको यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ईथर हो गया, ईथर बनाने के लिए गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ उपकरण पे। अल्टीमीटर जो होता है ऊंचाई मापने के लिए, ठीक है, जैसे वायुयान उड़ रहा है, ऊपर से नीचे कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, इसका यूज करते हैं अल्टीमीटर, ठीक है।
बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब, ये जो हमारा वायुमंडल है, ये जो हमारे ऊपर प्रेशर नॉर्मली डालता है वही वायुमंडलीय दाब है। ठीक है। जब बैरोमीटर की खोज टॉरसेली ने किया था, टॉरसेली, और जब बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, यदि उसका जो उसमें जो सूचकांक होता है यदि वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका मतलब दाब क्या हो रहा है? धीरे बढ़ रहा है, इसका मतलब मौसम स्वच्छ होगा। ठीक है। यदि दाब धीरे धीरे घट रहा है, इसका मतलब दाब घटने से क्या होगा? सारी चीजें इधर आएंगी, बादल इधर आए। देखो, जहां दाब घटता है, कोई चीज घटेगा तो उसकी पूर्ति के लिए और सारी चीजें आती हैं। तो हवा भी ऐसे, जो दाब है किस वजह से? वायुमंडल में जो गैसें हैं उन्हीं के कारण से ये दाब है, गुरुत्वाकर्षण के कारण से दाब है हमारे ऊपर। हम जितनी भी इस ब्रह्मांड में पृथ्वी पे चीजें हैं, उस पे जो हमारा वायुमंडल वो एक प्रेशर डालता है। तो सेम ऐसे ही जब धीरे धीरे घटता है दाब, इसका मतलब जाहिर सी बात है बादल और सब आएंगे ना, उस जगह को घेरने का प्रयास करेंगे दाब को, इसका मतलब वहां बरसात होने वाली है। और ये दाब अचानक से गिर जाए, अचानक से वहां पूरा जो है दबाव की कमी हो जाए, तो जाहिर सी बात है खूब तेजी से आएंगे उसको पूरा करने के लिए। जब खूब तेजी से हवाएं आएंगी, जाहिर सी बात है तूफान आएगा। तो ये भी पूछा जाता है कि यदि बैरोमीटर का जो सूचकांक वो बढ़ रहा है, इसका मतलब मौसम स्वच्छ रहने वाला है। यदि धीरे धीरे घट रहा है, इसका मतलब बरसात होने की संभावना है। और यदि तेजी से गिर जाता है नीचे, इसका मतलब तूफान आने वाला है। ठीक है। तो ये बैरोमीटर से ये पता किया जाता है। ओके। कार्डियोग्राम हृदय गति का माप करने के लिए होता है। हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर, हाइड्रो जहां आएगा वहां जल की बात हो जाएगी। तो हाइड्रो, डा आ रहा है ना, डा से द्रव, ऐसे आप याद कर सकते हो। तो द्रव का जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। घनत्व क्या है? कोई भी लिक्विड है वो कितना सॉलिड है, उसके अणु कितने पास पास हैं, उसको बोलते हैं घनत्व। जैसे लोहा है, उसके अणु बहुत पास पास होते हैं, उसको देखो, क्या आप कोई चीज अपना हाथ उसमें करना चाहो जा पाएगा? नहीं, क्योंकि उसका घनत्व बहुत ज्यादा होता है। यदि रुई है उसमें करो तो आसानी से चला जाएगा, उसका घनत्व दूर दूर अणु होते हैं। तो यूनिट वॉल्यूम में जितने उसके अणु होते हैं, जितने पार्ट होते हैं एटम, या जितने अणु होते हैं उसके, वही उसका घनत्व कहलाता है। ठीक है। या आयतन, द्रव्यमान बोल सकते हैं। प्रति एकांक मतलब यूनिट आयतन में जितना उसका द्रव्यमान होता है वही क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। तो द्रव्यमान मतलब जितना भारी होगा उसके अणु उतने ही पास होंगे। जैसे रुई आप देखिए, ढेर सारा 1 किलो रुई बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन 1 किलो का बटखरा क्या होता है? लोहे का, बहुत छोटा सा होता है ना, तो उसका घनत्व अधिक होता है, इसलिए पास पास होते हैं। तो द्रव का घनत्व मापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। और हाइग्रो, गा है ना, गा मतलब गैसीय अवस्था में, वायुमंडल में जो जलवाष्प है वो गैसीय अवस्था में रहता है। तो इसका मतलब हाइग्रोमीटर में हम लोग क्या करते हैं? हाइग्रोमीटर में हम लोग आर्द्रता मापते हैं। आर्द्रता मतलब जो हमारे वायुमंडल में जल जो नमी होती है उसको, तो हाइग्रोमीटर वो हो गया। ठीक है। और हाइड्रोमीटर द्रव का घनत्व। रेन गेज, वर्षा की माप की जाती है। रिएक्टर स्केल पे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है। और सिस्मोग्राफ से भूकंप की जो भूकंप सूचक जो यंत्र है वो क्या है? सिस्मोग्राफ। और रिएक्टर स्केल पे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ओके। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, फैदोमीटर से जो समुद्र की गहराई उसको फैदोमीटर से मापते हैं। उसके बाद सिस्मोग्राफ भूकंप मापी यंत्र है। और सेक्सटेंट, आकाशीय पिंड, जो जैसे आकाशीय पिंड चंद्रमा है, उनकी कोणीय दूरी निकालना हो या कोई भी आकाशीय पिंड हो तो उसमें यूज किया जाता है सेक्सटेंट यूज किया जाता है। आमीटर विद्युत धारा की माप के लिए यूज होता है। ओडोमीटर जो गाड़ियों में लगा होता है ना, पहिया कितना चला, जो कार वार में लगा होता है, वो ओडोमीटर होता है, ओडोमीटर। लेकिन वायुयान का यदि हो तो, यदि वायुयान का होगा तो उसमें टेकोमीटर होगा। ओडोमीटर है, जैसे ऑडी से आप याद कर सकते हो, ऑडी गाड़ी है ना, ऑडी,
तो ऑडी से क्या हो गया, ओडोमीटर, मतलब उस गाड़ी का जो ये है पहियों का। और लेकिन वायुयान होगा यदि या जलयान होगा उसमें टेकोमीटर से करते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा चीज, यदि घूमता हुआ कोई चीज है, घूम रहा है, कोई चीज घूम रहा है, उसकी स्पीड निकालनी हो तो गायरोस्कोप कहते हैं, गायरो, ठीक है, गायरोस्कोप, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हो कि गति, गायरोस्कोप मतलब घूमती हुई वस्तु का यदि गति निकालना हो तो गायरोस्कोप से करते हैं। इसके अलावा 3 चीज हो गए आपका, यदि ऐसे घूमती हुई चीज का गायरोमीटर, ओडोमीटर गाड़ी वाड़ी का, वायुयान का टेकोमीटर, ठीक है, ये इतना हो गया। हाइड्रोफोन क्या करता है, हाइड्रा कहीं भी आए पानी, फोन क्या होता है सुनने वाला ना, तो पानी में ध्वनि को मापने का क्या होता है, हाइड्रोफोन। पायरोमीटर, पायरोमीटर क्या होता है, ये ताप को, उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर यूज किया जाता है, ठीक है। इस फिग्मो मैनोमीटर, ये जो बीपी हम लोग मापते हैं, बीपी, वो इस फिग्मो मैनोमीटर से मापा जाता है। और बीपी उच्च और लो दोनों का जो रेशियो होता है क्या, 120 से 80, 120 टू 80 ये पारे के दाब पे होता है, 120 टू 80 मिलीग्राम, ठीक है। ये होता है जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर, ठीक है। और इसको किससे मापा जाता है, इस फिग्मो मैनोमीटर जो लगाते हैं ना हाथ में, वो इस फिग्मो मैनोमीटर कहलाता है। और जो हृदय की धड़कन मापते हैं या फेफड़े की गति को देखते हैं, ये क्या होता है, स्टेथोस्कोप, कान में लगाते हैं ना, इसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। इसके अलावा केस्कोग्राफ मैंने बताया था, जगदीश चंद्र बोस ने इसकी खोज की थी। और केस्कोग्राफ क्या होता है, पौधों की वृद्धि का मापक, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डायलिसिस क्या करता है, गुर्दे, जब ब्लड कभी आप जिसकी किडनी खराब होती है तो डायलिसिस कराया जाता है, तो वो गुर्दे का क्या करता है, खराब होने की अवस्था में रक्त शोधन करता है, नया ब्लड चढ़ाया जाता है, ठीक है। रेडिएटर क्या होता है, वाहनों के इंजन जो होते हैं, वाहन के इंजन जो होते हैं उनको ठंडा रखने के लिए, आप गाड़ी वाड़ी में होता है ना, उसमें पानी डाला जाता है, आप देखते हो कि गर्म हो जाता है, फिल्मों में देखा होगा, तो जो पानी जिसमें डाला जाता है वो रेडिएटर होता है, ठीक, रेडिएटर। उसके बाद जाइलोफोन होता है, ध्वनि उत्पादन के लिए, ध्वनि पैदा करने के लिए जाइलोफोन यूज किया जाता है। पेस मेकर क्या होता है, जिन लोगों का हार्ट कुछ दिक्कत हो जाता है, उनके अंदर जो है हार्ट में, जिसकी आपने देखा होगा ना बाईपास सर्जरी बोलते हुआ है, तो वहां पेस मेकर लगाया जाता है, तो उस पेस मेकर से हृदय की गति को वो बनाए रखता है, पेस मेकर। क्रोमोमीटर मैंने आपको बताया था, जेम्स हैरिसन ने, जॉन हैरिसन ने इसकी खोज की थी क्रोमोमीटर की। और जो लोग वायुयान में जलयान में जो लोग जाते हैं, वहां पे कितना समय हो रहा है उसका पता लगाने, मतलब समय को ज्ञात करने के लिए, टाइम ज्ञात करने के लिए क्रोमोमीटर का यूज किया जाता है। इसकी खासियत ये होती है कि ये जहां होता है बस उसी का टाइम अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है। साइट्रोटन क्या होता है, कृत्रिम मौसम बनाने के लिए, कृत्रिम वर्षा कराई जाती है ना, तो जो कृत्रिम वर्षा या कृत्रिम मौसम जो होता है उसको बोलते हैं साइटोट्रॉन, ओके। स्ट्रोबोस्कोप क्या होता है, यदि कोई चीज एक ही चीज पे घूम रही, बार बार घूम रही है, उसको पता करने के लिए, उसकी गति मापने के लिए स्ट्रोबोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, स्ट्रोबोस्कोप, ओके। डिक्टाफोन क्या होता है, डिक्टाफोन पहले होता था ना, जो हम बोले और फिर बाद में कोई सुने, ठीक है, वो डिक्टाफोन, की कोई चीज बोल दो फिर बाद में सुन लो, वो डिक्टाफोन हो गया। एक्यूमुलेटर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को संग्रह करने का ये यंत्र है, एक्यूमुलेटर। कम्यूटेटर क्या होता है, विद्युत धारा की दिशा बदलने के लिए यूज होता है। ओडोमीटर क्या है, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी अवलिखित करने में, ओडोमीटर आपको मैंने अभी बताया था ना, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी अवलिखित करने के लिए। कॉर्ब्यूरेटर क्या होता है, इंजन में, जो इंजन होता है वहां पेट्रोल होता है, वायु का मिश्रण, जहां पे मिलता है वायु और पेट्रोल मिलते हैं ना, तो उसको बोलते हैं कॉर्ब्यूरेटर। तो ये हो गए आपके कुछ प्रमुख उपकरण और उनके कार्य। तो दोस्तों ये वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए ये वीडियो 2 पार्टों में जाएगा। आई होप, यदि आप कहें तो 2 पार्टों में। इसका सेकेंड वीडियो
आप बाद में या तो इसी में मैं कर देता हूँ, ठीक है। ये चूंकि शुरू में मैंने थोड़ा सा और चीजें बताई, इसलिए वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया। 4 टॉपिक में कवर कर रहा हूँ, ओके। उसके बाद आपको इसको बार बार प्रैक्टिस करना है, ये नहीं बस रख देना है। कम से कम खूब पढ़ते रहिए, एकदम रट्टा हो जाए, ठीक है। कि आप वहां देखें तो इतना समय आपका बच जाए कि आप देखें टिक लगाएं, कि आपका पूरा समय फिर मैथ और रीजनिंग पे जाए, वहां आप अच्छा करें, ओके। तो अब देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है। मैंने बताया था जो अवतल दर्पण होता है उससे प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, लेकिन उल्टा होता है। यदि वास्तविक बनेगा प्रतिबिंब तो उल्टा होगा, ठीक है। तो उत्तल से क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा। तो जाहिर सी बात है आभासी प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक बनेगा, और यदि काल्पनिक बनेगा तो उल्टा नहीं बल्कि सीधा बनेगा। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक होता है और सीधा होता है, ठीक। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है ये वक्रता त्रिज्या, ये जो घुमाव होता है ये इसकी वक्रता त्रिज्या होती है, और जो फोकस दूरी होती है वो उसकी वक्रता त्रिज्या की हमेशा आधी होती है। जितना बड़ा आपका ये रहेगा वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी उसकी क्या होती है, आधी होती है, ठीक है। हजामत बनाने के लिए, दाढ़ी बाल बनाने के लिए, अब दाढ़ी बाल बना रहे हैं तो जाहिर सी बात बड़ा दिखना चाहिए ना। छोटा दिखेगा तो उसको दिखेगा ही नहीं, चश्मा लगा के देखना पड़ेगा। बड़ा दिखने के लिए क्या करना पड़ता है, पास आओ। पास मतलब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु नहीं दिखती। दूर की क्यों नहीं दिखती, क्योंकि छोटा प्रतिबिंब बनता है, उसको बड़ा दिखाना। आओ, आओ मतलब अवतल लेंस। तो हजामत में भी बड़ा दिखाना, इसका मतलब क्या यूज होगा, अवतल दर्पण यूज करेगा, ठीक है। लेंस नहीं यूज करेगा कि लेंस ऐसे देख रहा है, दर्पण यूज करता है। तो हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है, अवतल दर्पण का। द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, द्रव का। अब ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, रेन गेज, ओडोमीटर। आपको मैंने बताया था हाइड्रो, जहां डा है वहां द्रव। द्रव का अपेक्षित घनत्व किसमें मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से। और हाइग्रो मतलब गैसीय अवस्था में कहाँ होता है, जो आर्द्रता होती है, जो वायुमंडल में आर्द्रता होती है, पानी जो होता है वो गैसीय अवस्था में होता है, तो उसी से तो हमें ठंडा लगता है, ठीक। तो जो आर्द्रता मापी जाती है वायुमंडल में वो हाइग्रोमीटर, गा से गैस, गैसीय अवस्था जहां होता है। रेन गेज से वर्षा की मात्रा, वर्षा को मापा जाता है, कितनी बारिश हुई है। ओडोमीटर से गाड़ी की गति या पहिए, ओडो से ओडो क्या, अब जो पहिया है, और जो वायुयान या जलयान है उसको टेकोमीटर होता है। क्या होता है, टेकोमीटर, ओके। दूध की शुद्धता, क्वेश्चन नंबर 5, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है, लैक्टोमीटर। लैक्टिक एसिड होता है ना दूध में, तो उसी से लैक्टोमीटर, ओके। फैदोमीटर क्या, समुद्र की गहराई को मापने के लिए फैदोमीटर किया जाता है, ठीक है, फैदोमीटर यंत्र का। हाइग्रोमीटर क्या, वायुमंडल की आर्द्रता, वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता मापने के लिए क्या किया जाता है, हाइग्रोमीटर का। और टेकोमीटर क्या है, वायुयान या जलयान का पहियों का जो गति है उसको मापने के लिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा क्या रहता है। अब आप बताओ हमें, ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, एक लेंस। यदि जो पहिए चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, अच्छा आप बताओ, सामने ऐसे शीशा लगा रहता ना, ऐसे छोटा सा, जहां गाड़ी चलाता है जब, तो उसे बड़ी बड़ी गाड़ियां, ट्रक, बड़ी बड़ी कारें, सबको देखना है। तो उसको प्रतिबिंब बड़ा दिखे कि छोटा दिखे, बड़े बड़े कार को हो, बड़े बड़े ट्रक को छोटा दिखना है ना, तो छोटा किस में दिखते हैं। आपको अवतल का पता है कि अवतल बड़ा दिखाता है, तो छोटा देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है उत्तल दर्पण यूज करेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। बगल वाला जो शीशा होता है कार में, वो भी क्या करता है, बड़े बड़े ट्रक को उसमें दिखा देता है ना, उतने छोटे से शीशे में बड़े से ट्रक को छोटा दिखा देता है, मतलब उत्तल दर्पण यूज होता है। टॉर्च होता है, टॉर्च या आगे हेडलाइट जो होती है वो परवलयाकार होता है, छोटा सा इतना बड़ा रहता है, लेकिन उसका फोकस क्या होता है, खूब दूर तक फैला रहता है, पूरा सड़क पे फैला रहता है उसका प्रकाश। इसका मतलब बड़ा करता ना, फैलाता। परवलया का मतलब घुमावदार रहता है, अवतल दर्पण होता है, परवलयाकार अवतल दर्पण होता है। अब आप समझ गए होंगे, बड़ा करने का मतलब बस अवतल।
टॉर्च होता है, टॉर्च में देखो आप छोटा सा बल्ब लगा होता है, लेकिन उस बल्ब का क्या होता है, फैल जाता है, मतलब अवतल दर्पण यूज होता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। कान नाक गले का जो डॉक्टर होता है वो क्या करता है, क्या उसको और छोटा दिखे, कान नाक गला है वैसे ही छोटा होता है, उसको बड़ा दिखता है, तो इसका मतलब कौन सा लेंस यूज करता है वो, दर्पण नहीं यूज करता, लेंस यूज करता है। कौन सा लेंस यूज करता है वो, बड़ा देखना है उसे, अवतल लेंस यूज करेगा। ठीक है, कैमरा है, कैमरा क्या करता है, बड़ी बड़ी चीजों को छोटे से, इतने बड़ा उसका कैमरा का आगे का रहता है ना, कैच कर लेता है, इसका मतलब बड़ी बड़ी को छोटा करके कर लिया, उसको क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस। ठीक है, तो फोटोग्राफी जो कैमरे का अभिदृश्यक होता है वो कैसा होता है, अवतल लेंस, ऑप्शन है दूसरा, और उत्तल लेंस तीसरा है, उत्तल दर्पण चौथा अवतल लेंस। तो आप अवतल दर्पण, तो ऑप्शन क्या हो गया आपका, लेंस, उत्तल लेंस। ओके, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। तो हवा का जो बुलबुला है, पानी में हवा का जो बुलबुला देखो, उसमें कभी आप देखो अपना चेहरा देखो तो अजीब सा बड़ा सा दिखेगा, अजीबो गरीब दिखता है ना वहां पे, वो तो है छोटा सा लेकिन दिखाता है बड़ा सा। तो हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति वो व्यवहार करता है, आप खुद ही देखो। ठीक है, तो वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, पानी में हवा का बुलबुला। ओके, उसके बाद वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर की हाइड्रोमीटर, तो आप बोलोगे गैसीय होता है ना, इसका मतलब हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। ठीक, और हाइड्रोमीटर क्या होता है, द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, द्रव, हाइड्रो ड्रा या डा, और डा से द्रव। ठीक, इस तरीके से आप याद करने का मैं एक तरीका बता रहा हूं। बैरोमीटर क्या है, बैरोमीटर बताया वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। यदि बैरोमीटर का सूचकांक ऊपर उठ रहा है इसका मतलब मौसम साफ रहेगा, धीरे धीरे गिर रहा है इसका मतलब बारिश होना, और अचानक से गिर गया इसका मतलब तूफान आएगा। उसके बाद है अल्टीमीटर, अल्टीमीटर ऊंचाई को मापा जाता है, ऊंचाई को मापा जाता है, ये अल्टीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 10, भूकंप मापी यंत्र क्या है। भूकंप मापी यंत्र कौन सा, भूकंप किसमें मापा जाता है, सिस्मोग्राफ में, सिस्मोग्राफ से। और भूकंप की तीव्रता किस पर नापी जाती है, रिएक्टर स्केल पे नापी जाती है। बोलते हैं ना 6.5 तीव्रता का आया, 5.0 तीव्रता का आया, ये रिएक्टर स्केल पे। लेकिन भूकंप आया, भूकंप की माप जो की जाती है वो सिस्मोग्राफ से की जाती है। कार्डियोग्राफ क्या होता है, हृदय का जो बनता है वो क्या है, कार्डियोग्राफ। स्ट्रोबोस्कोप जो होता है, स्ट्रोबोस्कोप, स्ट्रोबोस्कोप में आपको मैंने बताया था कि जो आवर्तित गति होती है, बार बार आवर्तित जो गति होती है उसको मापने के लिए स्ट्रोबोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है। देखते ना, लाउड स्पीकर बजा दिए, डीजे बजा दिए, कहीं कुछ बजा दिए, ठीक, या वायुयान उड़ रहा है या फाइटर जेट उड़ रहा है, तो उसकी जो ध्वनि की तीव्रता है वो बहुत अधिक होती है। तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है, डेसिबल में। और जो हमारे कान की जो सुनने की एक्चुअल में वो होती है वो कितनी होती है, 65 डेसिबल होती है। कितनी, 65 डेसिबल। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। पहले आप जानो जो आंख है हमारी ये किस तरीके से काम करती है, आंख हमारी किस तरीके से काम करती है। तो जाहिर सी बात है आंख हमारी कैसे काम करती है, ये अवतल दर्पण की, अवतल लेंस की उत्तल दर्पण, किस तरह से ये काम करती है। ओके, तो हमारा जो आंख है ये किस तरीके से काम करता है, ये उत्तल लेंस की भांति की अवतल लेंस की भांति बड़ी बड़ी चीजों क्या करता है, देख लेता है ना, बड़ी बड़ी चीजों को छोटा करके देख लेता है, मतलब उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। हमारी आंख क्या है, उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करती है। और यदि उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करती है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और सीधा। यदि कोई चीज वास्तविक है तो सीधा कभी हो नहीं सकता, वो उल्टा होगा। यदि वो काल्पनिक है तब तो वो सीधा होगा। कभी काल्पनिक है तो कभी वो उल्टा नहीं हो सकता है, काल्पनिक और उल्टा कभी नहीं हो सकता, वास्तविक और सीधा कभी नहीं हो सकता है। तो दो ऑप्शन तो ऐसे कट गया। अब आप हमें बताओ, यदि उत्तल लेंस की तरह काम कर रहा है, उत्तल लेंस का मैंने अभी बताया था कि जो अवतल दर्पण होता है उत्तल लेंस दोनों सेम होता है, ये हमेशा वास्तविक बनाते हैं,
और वास्तविक बनाएंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा, उल्टा होगा। ठीक है, आप किताब पढ़ेंगे ना तो आपका क्लियर हो जाएगा। वास्तविक बनाते हैं और वास्तविक बनाने का मतलब हुआ कि उल्टा होगा, तो आपका करेक्ट आंसर होगा वास्तविक एवं उल्टा। तो जो रेटिना पे हमारे प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक रहता है और उल्टा रहता है। ठीक है, और छोटा भी रहता है। क्वेश्चन नंबर 13, जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है, समानांतर रख दोगे तो 360/0 हो गया, 0 हो गया, इसका मतलब अनंत बन गया। तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, अनंत बनेगा अब तो उसके। ठीक है, तो ऑप्शन है 2 अनंत, 5 1, तो क्या होगा आपका अनंत। यदि 180 पे रखा जाए तब 360/180, 18 दूना 36, 2 में से 1 गया, 1 प्रतिबिंब बनेगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 14, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये बोले हृदय की गति या फेफड़े की गति। ठीक है, तो वो स्टेथोस्कोप, कान में डॉक्टर लगाते हैं ना, स्टेथोस्कोप। ऑप्शन है गायरोस्कोप। गायरोस्कोप से आपको मैंने बताया था कि गायरोस्कोप से क्या मापा जाता है। एक घंटा हो गया। घूमती हुई कोई भी वस्तु हो उसकी गति मापने के लिए गायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। और सेक्सटेंट क्या किया जाता है, जो खगोलीय पिंड है उनकी कोणीय गति मापने के लिए सेक्सटेंट का यूज किया जाता है। स्टेथोस्कोप बता दिया। और स्ट्रोबोस्कोप क्या होता है, स्ट्रोबोस्कोप का भी मैंने अभी बताया था कि जो आवर्तित वस्तुएं हैं, आवर्तित गति करती हैं, उनकी गति मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, वायुमंडलीय दाब की माप किससे की जाती है। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर, इसकी खोज की थी किसने, इसकी खोज की थी टॉर्सेली ने किया था। ठीक है, टॉर्सेली ने। लैक्टोमीटर बताया आपको दूध की। मैनोमीटर क्या करता है, मैनोमीटर वायु की गति को और जिसकी दिशा को पता करने के लिए मैनोमीटर यूज होता है। ओडोमीटर बताया गाड़ी की गति को। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है कैसा, यदि सरल सूक्ष्मदर्शी है उसमें क्या करोगे आप बताओ हमें, बड़ा देखोगे ना, बड़ा देखना, छोटी छोटी चीजों को देखा जाता है बड़ा करके। यदि बड़ा प्रतिबिंब बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, मैंने बोला था कि फोकस के बीच में होना चाहिए ना। तो ऑप्शन है लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच, प्रकाश केंद्र को ही बोलते हैं फोकस सेंटर। ठीक है, तो लेंस और प्रकाश केंद्र। दूसरा ऑप्शन देखो फोकस के बाहर। तीसरा ऑप्शन वक्रता केंद्र पर। चौथा है अनंत पर। अब आप बताओ हमें, मैंने बताया ना फोकस केंद्र जरूर होना चाहिए वहां पे और उससे बाहर नहीं, तो आपको पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, लेंस और फोकस केंद्र के बीच में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घेर बनाने के लिए कौन सा चूर्ण यूज किया जाता है, निकिल यूज किया जाता है। ठीक है, प्लेटिनम चूर्ण कहाँ यूज किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको ऑयल ऑफ विट्रॉल भी बोला जाता है, तो प्लेटिनम वहां। लोहा का अमोनिया बनाने के लिए हैबर विधि से वहां यूज किया जाता है। गर्म एल्यूमिना कहाँ यूज किया जाता है, गर्म एल्यूमिना एल्कोहल से ईथर बनाने के लिए गर्म एल्यूमिना यूज किया जाता है। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, अमोनिया बनाने के लिए लोहा यूज किया जाता है। ठीक है, क्यूप्रिक क्लोराइड क्लोरीन बनाने के लिए। प्लेटिनम चूर्ण कहाँ यूज किया जाता है, प्लेटिनम अभी बताया था, निकिल प्लेटिनम। प्लेटिनम कहाँ, सल्फ्यूरिक अम्ल। जैसे प्लेटिनम महंगा होता है वैसे सल्फ्यूरिक अम्ल का भी बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, H2SO4 का तेजाब भी हम लोग इसको कंसंट्रेट, H2SO4 को तेजाब बोलते हैं। निकिल बताया आपको मैंने, वनस्पति तेल से घी बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कब बनेगा। मैंने बताया ना दर्पण के पीछे कब बनेगा, जब वो ध्रुव होता है वहां बनना चाहिए। अभी आप देखिएगा ऑप्शन आपको कैसे मिलेगा, ध्रुव और फोकस होना चाहिए। क्वेश्चन देखिए फिर आपको समझ में आएगा। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक हो, सीधा हो तथा वस्तु से बड़ा बनता है। कब, ये कब होता है, बड़ा, वस्तु से बड़ा बनाना, इसका मतलब फोकस जरूर होना चाहिए, फोकस केंद्र। तो ऑप्शन है अनंत पर हो, दूसरा ऑप्शन है फोकस पर हो, तीसरा ऑप्शन है ध्रुव पर हो, चौथा ऑप्शन फोकस और ध्रुव के बीच हो। तो जो काल्पनिक बनता है दर्पण के पीछे, जब ध्रुव होता है तभी ये पीछे बनता है, दर्पण के पीछे। तो ध्रुव तो दूसरे वाले में तो फोकस है लेकिन ध्रुव नहीं है, तो इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर होगा आपका 4, फोकस और ध्रुव के बीच में। ठीक, रक्त का दाब
द ब्लड प्रेशर स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर से। और बीपी का जो रेंज होता है 120 टू 80 का होता है। पायरोमीटर बताए उच्च ताप को, टेम्परेचर को। ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, विभवांतर को मापता है। ठीक है, एनीमोमीटर क्या होता है, जो हवा होती है, हवा की गति और दिशा को। क्वेश्चन नंबर 21, ट्रांसफार्मर का कोड किससे बना होता है, नर्म लोहे का। ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये उच्च जब धारा बहती है तो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज, निम्न को हाई वोल्टेज, इसमें कन्वर्ट करता है। कभी लो वोल्टेज आ रहा हो तो उसको बढ़ा देगा, लो वोल्टेज आ रहा है तो उसको बढ़ा देगा, और हाई आ रहा है तो उसको घटा देगा। ये ट्रांसफार्मर करता है। और ट्रांसफार्मर की खोज की थी माइकल फैराडे ने। किसने की थी, माइकल फैराडे ने। और फैराडे ने डायनामो जो बताया था ना विद्युत पैदा करने, वो भी इन्होंने ही खोजा था। ठीक है, फैराडे ने ही। तो ये हो गया आपका। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। इस क्रोड में जो चुंबकीय रेखाएं उसमें परिवर्तन होता है तो वो प्रेरित हो जाती है, वहां पे धारा बन जाती है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ट्रांसफार्मर कहाँ प्रयुक्त होता है, एसी करंट को जो घरों में प्रवाहित होती है वो एसी अल्टरनेटिव करंट होती है, और जो डीसी होती है वो डायरेक्ट करंट होती है, दिष्ट धारा जिसको बोलते हैं। तो एसी को डीसी में बदलने के लिए नहीं, डीसी को एसी में बदलने के लिए नहीं, डीसी वोल्टेज में नहीं। ये जो घरों में आता है ना, घरों में जो लाइट आती है उसमें क्या करता है, वोल्टेज को उपचयन या अपचयन करने, मतलब बढ़ाने में या घटाने में यूज होता है। यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है। व्हीट स्टोन क्या होता है आपका, ये किसी भी अज्ञात प्रतिरोध को, जब किसी भी तार में, किसी भी पदार्थ में जब धारा बहती है, किसी भी पदार्थ में जब धारा, करंट जब बहता है, तो हर एक पदार्थ की क्वालिटी होती है कि उस करंट को बहने से रोकता है। ठीक है, पूरी धारा नहीं बहती उस तार में, तो उसी को बोलते हैं प्रतिरोध। उस पदार्थ का प्रतिरोध उसी को बोला जाता है। ठीक है, जैसे तांबे का जो रेजिस्टेंट है वो कम होता है, लेकिन लोहे का क्या होगा, ज्यादा होगा ना, तभी तो लोहे उतना अच्छा सुचालक नहीं है बजाय तांबे की। तांबा और अच्छा सुचालक है। सबसे अच्छा सुचालक कौन है कर धारा का, तो वो है चांदी। चांदी सबसे अच्छा सुचालक होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रतिरोध। जिसका प्रतिरोध कम होगा वो उतना ही अधिक सुचालक होगा। प्रतिरोध क्या होता है, क्वालिटी होती है धारा को बहने से रोकना। तो ये कई चीजों पे डिपेंड करता है। यदि जो तार है उसकी लंबाई बढ़ा दी जाए तो जितने ही अधिक वो लंबा रहेगा उतने ही अधिक उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजों पे। मोटाई उसकी बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल, मतलब इस तरीके से जितना मोटा करेंगे उतना ही उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। तो जो व्हीट स्टोन है, व्हीट स्टोन जो ब्रिज बना, ये उस प्रतिरोध को मापने का, कोई भी अज्ञात प्रतिरोध हो जिसके बारे में आपको ना पता हो, इस व्हीट स्टोन सेतु के माध्यम से आप प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। और प्रतिरोध की खोज की थी ओम ने, इसीलिए जो इसको मापने की इकाई है उसको ओम बोलते हैं। ठीक है, 2 ओम 3 ओम इस तरीके से। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने के लिए किया जाता है, विद्युत वाहक बल को, धारा को, प्रतिरोध को, आवेश को। तो मैंने बताया कि इसको प्रतिरोध को मापने के लिए व्हीट स्टोन सेतु का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, पानी के अंदर ध्वनि सुनना है। ध्वनि, अब आपको ऑप्शन में दे रहा हूं, वहां देखिए, ऑडियोमीटर, ऑडियोफोन, हाइड्रोमीटर, हाइड्रोफोन। तो आपका क्या होगा, हाइड्रोमीटर तो हो गया द्रव का अपेक्षिक घनत्व, और हाइड्रोफोन होना चाहिए ना, हाइड्रोजल, जल के अंदर सुनने के लिए, ध्वनि को सुनने के लिए हाइड्रोफोन यूज किया जाता है। हेडफोन होता है ना, सुनने के लिए क्या करते हो, हेडफोन, यही सब तो यूज करते हो ना, ईयरफोन, फोन लगा होना चाहिए कोई चीज सुनने के लिए। तो हाइड्रोफोन मतलब पानी के अंदर ध्वनि को सुनने के लिए हाइड्रोफोन। क्वेश्चन नंबर 26, लाउड स्पीकर में ऊर्जा क्या होती है, विद्युत ऊर्जा को किसमें करता है, ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 26। अच्छा, विद्युत से पहले यांत्रिक, फिर यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। ठीक है, लाउड स्पीकर में।
ओके। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, मतलब काम करो तो विद्युत बने। पहला ट्रांसफार्मर तो एसी जो करंट होती है, जो घरों में बिजली होती है, उसके वोल्टेज को बढ़ाने घटाने का काम करता है। मोटर क्या करता है, मोटर तो खुद बिजली आता है, बिजली को यांत्रिक में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये कह रहा है यांत्रिक को विद्युत में करे। ये तो जो मोटर होता है वो विद्युत होता है, करंट बहता है, विद्युत को पंखा घुमाता है ना, तो क्या है यांत्रिक कार्य, विद्युत को यांत्रिक में बदलता है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है यांत्रिक को विद्युत में किस में बदलेगा, डायनमो। ऑप्शन 1 दिया है डायनमो। डायनमो क्या होता है ना, घुमाता है, पानी गिरता है तो उसको घुमाता है, यांत्रिक हो गया, और फिर उससे बिजली बनती है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत को यांत्रिक, तो जाहिर सी बात मोटर पहला ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ट्रांसफार्मर दिया था, इंडक्टर, डायनमो, तो डायनमो तो काम करोगे, यांत्रिक करोगे तो विद्युत बनेगा, और ये बोल रहा है विद्युत को यांत्रिक में, मतलब मोटर। क्वेश्चन नंबर 29, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसमें होता है। बैटरी आपने देखा ना, केमिकल का रहता है और टॉर्च में लगाओ तो बन जाता है ना, या कोई भी बैटरी है उसमें केमिकल भरा रहता है, फिर उससे क्या करते हो आप, विद्युत ऊर्जा में बदलते हो। तो ऑप्शन है डायनमो, ये तो होगा नहीं। इलेक्ट्रिक हीटर, ये भी नहीं होगा, ये तो विद्युत को ताप में बदलता है बैटरी में, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। और दूसरा परमाणु बम तो होगा ही नहीं, ठीक है, वो तो ध्वनि वनि सब कर देगा, ध्वनि ऊर्जा, फिर विनाश भी करेगा, यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा सब बता देगा वो तो परमाणु बम। क्वेश्चन नंबर 30, रेक्टिफायर क्या करता है, ये जो घरों में बिजली होती है इसको डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है, एसी को किस में कर देता है, डीसी में कन्वर्ट कर देता है रेक्टिफायर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस में किया जाता है, केवल एसी में, डीसी में, एसी और डीसी दोनों में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ट्रांसफार्मर जो घरों में बिजली आती है उसके लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 32, टेलीफोन लाइन में कौन सी ऊर्जा प्रवाहित होती है। टेलीफोन में विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है, यांत्रिक, ध्वनि, रेडियो, कौन सी, विद्युत ऊर्जा ही तो होती है। क्वेश्चन नंबर 33, शुष्क सेल में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। जाहिर सी बात, शुष्क सेल है, बैटरी वाला जो आता है ना, टॉर्च के लिए निप्पो ओप्पो का बैटरी आता था, उसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा होती है ना, यही करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा यंत्र एसी वोल्टेज को निम्न एसी और हाई वोल्टेज वाले को उच्च एसी या निम्न एसी वोल्टेज को, ये कौन करता है, ये तो ट्रांसफार्मर करता है। कम्यूटेटर क्या करता है, कम्यूटेटर जो होता है, एक होता है कम्यूटेटर और एक होता है कॉप्यूरेटर। जो कम्यूटेटर होता है वो विद्युत धारा की दिशा को बदल सकता है, इधर बह रहा तो इधर कर दिया, कम्यूटेटर हो गया। और जो कॉप्यूरेटर होता है वो इंजन में पेट्रोल और वायु के मिश्रण को करता है ना, ठीक है। तो ये जो हमारा इंजन लगा होता है पेट्रोल इंजन, उसमें ये होता है कॉप्यूरेटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक दो चीजें। जो प्रतिरोध है उसके बारे में जान लेते हैं। प्रतिरोध आपने नाम सुना होगा, वोल्ट मीटर, क्वेश्चन बहुत आता है, वोल्ट मीटर, अमीटर। तो जो वोल्ट मीटर होता है ये विद्युत क्या करता है, ये विभवांतर को मापता है, वोल्ट मीटर। अब विभवांतर मापना है, मतलब कितनी धारा बह रही है, ये चीज करना है, ठीक है। जो वोल्ट मीटर है ये करता है कि जो प्रतिरोध है, जो धारा को बहने से रोकता है, वो कम से कम हो, वो क्या हो, कम से कम हो। तो कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर को 0 रखना पड़ेगा, कम करने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, जो ह्रास हो रहा है, धारा का जो ह्रास है, मतलब जो कमी हो रही धारा में, वो 0 होनी चाहिए। यदि 0 है तब वो आदर्श वोल्ट मीटर है। ये जो धारा में जो कमी हो रही प्रतिरोध के कारण, यदि वो धारा नहीं घट रहा है कुछ, इसका मतलब प्रतिरोध 0 है ना, उस हिसाब से, तो इसका मतलब उसको 0 लाने के लिए धारा प्रतिरोध क्या होगा, अनंत होगा। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है, ठीक है। क्या होता है, अनंत होता है। इसके अलावा जो विद्युत धारा होती है उसको मापा जाता है अमीटर से, अमीटर। तो जो एक आदर्श अमीटर होता है उसमें क्या है, इसका मतलब आदर्श अमीटर होने का मतलब है कि उसमें भी धारा का ह्रास ना हो।
तो उसको करने के लिए आर को क्या करना पड़ेगा हमें 0। तो आदर्श जो अमीटर होता है उसमें प्रतिरोध क्या होता है 0 होता है। ओके, अब एक आता फ्यूज तार यूज होता है। फ्यूज तार घरों में यूज होता है कि यदि वोल्टेज हाई हो जाए तो और घरों के जो उपकरण है उनमें क्षतिग्रस्त ना हो, कुछ और नुकसान ना हो। तो जो फ्यूज तार होता है वो टिन और लेड से बना होता है। टिन मतलब टिन और लेड मतलब शीशा और टिन का बना होता है, एक मिश्र धातु है। और ये क्या होता है कि जैसे वोल्टेज अधिक होगा तो जाहिर सी बात है वो पिघल जाएगा, तो इसका मतलब गलनांक गल जाना है, गलनांक इसका बहुत कम होता है। लेकिन ये पिघलेगा कब, इसका ताप गर्म कब होगा, जब कोई चीज आपको रोक रहा है और आप बढ़ नहीं पा रहे हो, इस तरीके से समझो, तो ये क्या होगा टेम्परेचर गर्म होता जाएगा, उतना ही अधिक गर्म होगा। तो जाहिर सी बात है प्रतिरोध इसका अधिक होगा तो इसको ये गर्म करेगा। जैसे ही प्रतिरोध ज्यादा होगा, वोल्टेज अधिक हुआ, प्रतिरोध भी अधिक होगा, इस तार को गर्म कर देगा। जैसे ही गर्म करेगा वो पिघल के टूट जाएगा, तो जो करंट बह रही है उसमें ब्रेकिंग आ जाएगी और इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि धारा प्रवाह रुक जाएगा और सप्लाई बंद हो जाएगी। किसी को करंट भी मारता है तो यदि फ्यूज तार आपका कट गया, देखते ना फ्यूज तार लगा होता है, तो उसका काम यही है, ठीक है, कि बोर्ड में लाके फ्यूज तार लगाते हैं, जैसे ही तेज होता है वो कट जाता है कि आपके और उपकरण को क्षतिग्रस्त ना हो। तो फ्यूज तार का भी पूछा जाता है कि फ्यूज तार क्या होता है, इसका गलनांक कम होता है लेकिन प्रतिरोध अधिक होता है। उसके बाद ये पूछा जाता है वोल्ट मीटर में क्या होता है प्रतिरोध, तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है, ठीक है, क्योंकि धारा को 0 लाने के लिए उसको अनंत करना पड़ता है। ओके, दूसरी चीज जो अमीटर होता है, धारा को जो मापता है, एक आदर्श अमीटर में प्रतिरोध क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेस्ट पेपर 4। ये थोड़ा लेंदी हो गया, काफी लंबा हो गया, और यदि एक एक करते हैं तो बेहतर है आप इसको 2 पार्टों में देख लीजिएगा या छोटा छोटा करके देख लीजिएगा। वीडियो आपको ये अच्छा लगा हो, यदि कुछ नॉलेजेबल चीजें मिली हों, आप इसकी अब रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए बुक से, ठीक है। बुक आपके पास होना ही चाहिए। ऐसे पढ़ाने का मेरा मतलब यही है कि आप इसको फिर घर में पढ़ें और डिस्कशन हुआ रहेगा तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा, या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।